लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। तो ये लाइंस हमें याद दिलाती हैं 22 जुलाई 2019 जब भारत ने चंद्रयान 2 को चांद की तरफ रवाना किया और 1 महीने का चक्कर लगाने के बाद यह चांद पर पहुंच गया था और चांद की कक्षा में स्थापित भी हो गया था, जहां लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गया था। और 7 सितंबर 2019 को हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि लैंडर विक्रम मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, बट महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर विक्रम का संपर्क इसरो से टूट गया और इसी के साथ इसरो के साइंटिस्ट का हौसला भी टूट गया। लेकिन अपनी असफलता का शोक मनाने के बजाय इसरो जुड़ गया दोबारा से अपनी तैयारी में और बना डाला चंद्रयान 3, जो कि 23 अगस्त 2023 को मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और चांद के माथे पर अपने कदमों के निशान छोड़ चुका है। Once someone touches your heart, those imprints will stay forever. इन लाइंस को हम रिलेट कर पाते हैं जहां इसरो और अशोक सतम के निशान चांद पर छोड़ दिए। तो दोस्तों नमस्कार, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अगर आपको नहीं पता है डिटेल्स इसकी, तो हम अपनी वीडियो में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे चंद्रयान 3 क्या है, कैसे लॉन्च किया गया और इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं। जब लॉन्च कराया गया था, तो ये लॉन्च कब कराया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को और लगभग 42 दिन के बाद इन्होंने लैंडर विक्रम ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। और ये जब लॉन्च कराया जाता है तो कोई लॉन्चिंग व्हीकल होता है जिसके थ्रू, मतलब रॉकेट के थ्रू हम किसी भी सैटेलाइट को किसी भी अगर प्लैनेट में या मून में लूनार पे जब हमें उसको स्थापित करना है तो रॉकेट की हेल्प से जाता है। तो वो रॉकेट कौन सा है? वो रॉकेट है LVM-3 M4 और ये इंडिया का बाहुबली रॉकेट है, क्योंकि जो इंडिया के लॉन्चिंग व्हीकल वो 2 तरीके के होते हैं, PSLV और GSLV। पहले GSLV के नाम से जाना जाता था और अब GSLV को चेंज करके LVM के नाम से जाना जाता है। और GSLV जाना जाता है जब बहुत ज्यादा हैवी चीज को दूर तक स्थापित करना हो तो GSLV का यूज किया जाता है। चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 M4 का यूज किया जाता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है चंद्रयान 3 को अर्थ से मून तक पहुंचाने में। अब जो लॉन्चिंग साइट है जहां से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। एजेंसी कौन सी है? इसरो। पेलोड्स वजन कितना है? 3900 किलोग्राम, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का 2148 किलोग्राम वजन है और लैंडर मॉड्यूल का 1752 किलोग्राम वजन है, जिसमें रोवर का 26 किलोग्राम इंक्लूड है। जो 1752 लैंडर मॉड्यूल का है उसमें रोवर का भी वजन, उसका भी वेट इंक्लूड। अब ये टीम कौन कौन सी है? इसमें इसरो के चेयरपर्सन हैं एस सोमनाथ, मिशन डायरेक्टर है, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, व्हीकल डायरेक्टर। इन सब ने मिलके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। अब इसमें बजट कितना यूज किया गया है? इसका बजट आया है 615 करोड़ रुपए, जो कि चंद्रयान 2 के बजट से भी कम है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है चंद्रयान 3 के?
क्या क्या चीजें हमें पता चलेंगी, क्या क्या हमारे मतलब कोई भी अगर हम मिशन करते हैं तो हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं कि इनसे हम कौन कौन सी चीजें फुलफिल कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, जो इसकी लैंडर विक्रम की है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराना। सेकंड है रोवर रोविंग ऑन द मून, जो रोवर है लैंडर के अंदर वो लैंडर से बाहर निकलकर मून पर घूमेगा, उसका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कंडक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द लूनर सरफेस, जो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं लूनर सरफेस पे उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना वो कौन कौन से मटेरियल है, उन पे एक्सपेरिमेंट करना, ताकि हम मून की कंपोजिशन को और बेहतर तरीके से सीख पाए। मून मिशन, सबसे पहले हमने चंद्रयान 1 भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को, और जिस रॉकेट के थ्रू भेजा गया था जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था PSLV XLC-11, और ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 2 हमने भेजा था 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के थ्रू, ये लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है, और ये भी लगभग इसका सक्सेस होने वाला था, लेकिन एट द एंड पॉइंट कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से ये क्रैश हो गया। अब उन्हीं खामियों को दूर करते हुए चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है LVM-3M4 के थ्रू, और ये 42 दिन का चक्कर लगाने के बाद फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है। अब चंद्रयान 3 के मिशन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो चंद्रयान 3 हमने भेजा उसमें क्या क्या भेजा हुआ है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ है एक साइड में, और दूसरी साइड में सिलेंड्रिकल माउंटिंग स्ट्रक्चर है लैंडर के लिए। और इसका काम क्या होता है, ये लैंडर और रोवर को पृथ्वी से मून तक पहुंचाता है, और मून के जब 100 किलोमीटर के दायरे में ये पहुंच जाता है तो यहाँ से लैंडर अलग हो जाता है। अब लैंडर क्या है, विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर, इसका नाम विक्रम क्यों रखा गया, इसका नाम विक्रम फादर ऑफ इंडियन स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई के स्मृति में इसका नाम विक्रम रखा गया। और इसका काम क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मून पर, और ये भी बॉक्स लाइक शेप में है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है 4 लैंडिंग लेग्स के साथ, और इसके अंदर क्या है, रोवर है इसके अंदर, और बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑन साइट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं रोवर। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान रोवर। ये 6 पहियों का व्हीकल है और इसका मास कितना है, 26 किलोग्राम। और जो रोवर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मल्टीपल मेजरमेंट्स ले, क्या करने के लिए, रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए लूनर सरफेस की कंपोजिशन की। जो लूनर सरफेस की जो कंपोजिशन है, वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी सोइल कैसी है, उस सोइल में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन सभी को ऑब्जर्व करें, इन सभी चीजों को ये बताए, जिससे भारत आगे रिसर्च कर सके। और लूनर सोइल में वाटर आइस की प्रेजेंस कैसी है, लूनर इम्पैक्ट्स की हिस्ट्री क्या है, मून एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें रोवर से एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये एक्सप्लेन करेगा। और जो ये चंद्रयान 3 भेजा गया है और जो लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है 23 अगस्त को, तो ये 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई, क्योंकि 23 अगस्त के बाद चांद पर सनराइज होगा जो कि पृथ्वी के 14 दिन तक चलेगा, और ये हमारा मिशन उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।
क्योंकि 14 दिन के बाद वहां फिर दोबारा लूनर नाइट शुरू हो जाएंगी, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। और उसमें क्या है, उसमें चांसेस हैं कि ये जो लैंडर और रोवर है, ये लूनर नाइट खत्म होने के बाद जब अगली बार फिर लूनर डेज शुरू होगा तो ये में भी काम करना बंद कर दें। इसीलिए इनको लूनर डे जैसे ही शुरू हुआ है तभी भेजा, लैंड कराया गया। हमने चंद्रयान 3 के 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? प्रोपल्शन, लैंडर एंड रोवर। अब हम पढ़ेंगे जो प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर्स है उसमें कितने कितने पेलोड्स हैं और वो पेलोड्स क्या क्या काम आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड्स। इसमें एक ही प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक ही पेलोड दिया गया है, वो कौन सा है? शेप स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये क्या करता है? एक तो फर्स्ट ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, ये मून को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ये पता लगाएगा कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अर्थ को हैबिटेबल बनाता है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। और इसी की मदद से ये जो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है उसी की हेल्प से ये क्या करेगा? स्मॉलर प्लैनेट्स की डिस्कवरी करेगा रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा, जो क्या होगी? एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बताएंगे। एक्सोप्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट है, ये उनके बारे में बताएगा। ये बताएगा कि जो प्लैनेट्स है, एक्सोप्लैनेट्स है, वहां एलियंस हो सकते हैं या फ्यूचर में कोई हम कॉलोनीज वहां बना सकते हैं, लाइफ वहां पॉसिबल है या नहीं है। ये सारी डिटेल्स कौन देगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड्स देगा। अब रोवर पेलोड्स, ये दो तरीके के होते हैं, एक है लिव्स, एक है एपीएसएक्स। इनका क्या क्या काम है? जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, एपीएक्सएस है, ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है एलिमेंटल कंपोजिशन को। एलिमेंटल की जो कंपोजिशन है, एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन है लूनर सोइल की और जो रोक अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। मतलब ये हमें क्या बताएंगे? ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम वगैरह जो एलिमेंट्स हैं, इनकी कंपोजिशन को बताएगा। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप क्या बताएगा? लिव्स क्या बताएगा? ये मून की सोइल को ही स्टडी करेंगे और क्या डिराइव करेंगे? जो केमिकल कंपोजिशन है और जो इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है, उनको डिराइव करेंगे, जो हमें हेल्प करेंगे लूनर सरफेस को और अच्छे से समझने के लिए। अब हमारा फर्स्ट है लैंडर पेलोड्स में, फर्स्ट है रामभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ये क्या करेगा? जो सरफेस प्लाज्मा प्रेजेंट है, मतलब जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, आयोनोस्फीयर जो प्रेजेंट है मून के चारों ओर, उसके चार्ज के पार्टिकल्स के कारण जो आयोनोस्फीयर प्रेजेंट है उसको स्टडी करेगा। कौन स्टडी करेगा? ये रामभा। तो रामभा जो पेलोड है लैंडर का, वो आयनोस्फीयर को स्टडी करेगा। सेकंड है चेस्टे, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टी जो है लूनर सरफेस पे, पोलर रीजन के नजदीक, उनको समझने में हेल्प करेगा, उनको मेजर करने में हेल्प करेगा। तो चेस्टे का क्या काम है? जो ये थर्मल प्रॉपर्टीज है, जो टेम्परेचर का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन चीजों को समझने में हेल्प करेगा। मतलब अगर देखो, अगर आदमियों को चांद पर भेजना है तो उसके बिल्डिंग जो बनेंगी उनमें क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर कैसे बनाया जाए। ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना, तो उनमें टेम्परेचर को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पहले हीट को स्टडी करना पड़ेगा कि चांद पर हीट कितनी है, कहाँ कितनी ज्यादा है, कैसे है, और ये सारी स्टडी कौन करेगा? हमारा ये पेलोड करेगा चेस्टे। एक है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। देखो जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, ऐसे ही मून पे मूनक्वेक आते हैं। तो मून की
सतह को ही नहीं, मून के सरफेस को ही नहीं, मून के कोर को भी स्टडी करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा वो है इल्सा, ILSA। अब लास्ट है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA। ये क्या है? ये मून सिस्टम की डायनेमिक को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उनमें हेल्प करेगा। मतलब जो मून और अर्थ की जो एक्यूरेट डिस्टेंस है वो हमें इससे पता चल जाएगी। यह एक मिरर टाइप होता है जो लेजर की मदद से मून और अर्थ के बीच एक्यूरेट डिस्टेंस को मेजर कर पाएगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचा है और इसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। ये डायरेक्ट पृथ्वी से चंद्रमा पर क्यों नहीं पहुंचा और ये साउथ पोल में ही क्यों पहुंचा है। तो हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है उसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और भारत एकमात्र पहला देश बन गया है चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। बहुत से देश चंद्रमा पर पहले सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं लेकिन साउथ पोल पर आज तक किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई है। इक्वेटोरियल एरिया में लैंडिंग कराते हैं या फिर नॉर्थ पोल में कराते हैं। ज़्यादातर इक्वेटोरियल एरिया में लैंडिंग कराई है। उसका रीज़न यही है क्योंकि एक तो वहाँ पहुँचना आसान और सुरक्षित है, दूसरा वहाँ टेम्परेचर अच्छा रहता है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ख़राब होने का खतरा नहीं होता, वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा दिन तक अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। एक वहाँ का सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, वहाँ गड्ढे नहीं होते हैं, क्रैटर नहीं होते हैं, स्लोप नहीं होते हैं और एक क्या है वहाँ सनलाइट डायरेक्ट मिलती है और जो सनलाइट मून पर पड़ती है तो वहाँ से सोलर एनर्जी को कैप्चर करके इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब साउथ पोल पर क्या होता है, साउथ पोल पर अगर या पोलर रीजन पे हम देखें तो इसमें इसका उल्टा होता है बिल्कुल। एक तो क्या होता है यहाँ वहाँ बिल्कुल प्लेन सरफेस था, यहाँ बहुत क्रैटर मिलते हैं और ये भी नहीं कुछ सेंटीमीटर तक, किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। एक वहाँ जो इक्वेटोरियल रीजन पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री तक पहुँच जाता है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के खराब होने का खतरा रहता है। और यही रीजन है, यही कारण है कि जो हमने लैंडर को भेजा है वहाँ जिसमें रोवर निकल के मून पे रोव कर रहा है तो वो 14 दिन तक ही रोव करेगा, क्योंकि 14 दिन के बाद जैसे ही लूनर नाइट शुरू होगी तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स के खराब होने की शंका बनी रहती है और वो खराब हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये चंद्रयान 3 पृथ्वी के अंडाकार चक्कर लगाता हुआ मून में पहुंचा है। तो पहली बात तो ये अंडाकार चक्कर क्यों लगा रहा है, ये गोल चक्कर क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर गोल चक्कर लगाएगा तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाएगा, सेम डिस्टेंस को ही ये कवर करता रहेगा। सेकंड क्या है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं भेजा गया पृथ्वी से मून तक। अगर इसको डायरेक्ट भेजते तो उसके लिए पावरफुल रॉकेट की ज़रूरत होती है और जिसमें फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है और इतने बजट में ये पॉसिबल नहीं था। तो इस बजट में इन्होंने क्या किया है, इसरो ने अर्थ की ही ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए, अर्थ की ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट को मून तक पहुंचाया है। क्योंकि इसमें कैसे होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम बस या ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं और जब हमें उतरना होता है तो जिस डायरेक्शन में बस या ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फेस करके हम उतरते हैं तो हम आराम से उतर पाते हैं। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके उतरते हैं तो हमारा ही गिरने का खतरा बना रहता है। तो सेम थियरी इसरो ने इस्तेमाल की है जिसमें ग्रेविटेशन, जो अर्थ की ग्रेविटेशन की हेल्प से ही इसको, जैसे हमें पता है जो हमारी पृथ्वी है 1650 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने अक्ष पर घूम रही है और जैसे जैसे ये पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में इन्होंने स्पेसक्राफ्ट को मूव कराया है। और जब जैसे ये स्पेसक्राफ्ट मूव करता है, जैसे यहाँ पृथ्वी के नज़दीक होता है तो एक बार इंजन को कुछ सेकंड्स के लिए ऑन कर दिया जाता है। ऑन होने के बाद जो ये स्पेसक्राफ्ट होता है ये नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुँच जाता है और फिर इसको बंद कर दिया जाता है और ये ग्रेविटेशन की हेल्प से
चलता रहता है। आगे फिर दोबारा जब ये अर्थ के पास आता है तो इसका इंजन फिर से कुछ सेकंड्स के लिए ऑन कर दिया जाता है। ऐसे जो स्पेसक्राफ्ट है अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाता रहता है और एक वेलोसिटी पर पहुंचकर अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है और ये ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करता है। और सेम यान जब मून के पास आता है तो यहाँ इस रीजन में जब होता है इसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है जिससे वो लो ऑर्बिट में एंटर कर सके। और ऐसे मून के चक्कर लगाते लगाते और जब ये 100 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को सेपरेट कर देता है और लैंडर सेपरेट होके मून की सतह पर पहुंच जाता है। और मून की सतह पर पहुंच के जो इसका दक्षिणी ध्रुव के 70 डिग्री अक्षांश में सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। और सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद रोवर लैंडर से बाहर आ जाता है और मून की सतह पर रोव करना शुरू कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने समझा है कि ये कैसे अंडाकार में घूमते हुए मून तक पहुंचता है, इसने कौन सा ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो किया है और किस वजह से हमने ये इस तरीके से चक्कर लगा के मून के पास भेजा है।